हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। थर्मोडायनामिक्स में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनामिक रिलेशंस। क्या पढ़ेंगे हम आज? थर्मोडायनामिक रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि थर्मोडायनामिक रिलेशंस हम पढ़ते क्यों हैं। होता क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रेशर या आप कह सकते हो टेम्परेचर को अगर मेज़र करना है तो टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे, एक थर्मोमीटर लेंगे। थर्मोमीटर हम वहाँ पे लगाएंगे और फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। जब डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते तो उनके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? उनके लिए हमें थर्मोडायनामिक रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। और जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो हमने मेज़र किया है उसके थ्रू हमें क्या पता चल जाएगा, हमें बाकी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो ये बात हो गई कि क्यों हम थर्मोडायनामिक रिलेशंस क्यों पढ़ते हैं, ठीक। हमने क्या अभी तक देखा कि थर्मोडायनामिक रिलेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें, या हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस रिलेशन में, थर्मोडायनामिक रिलेशन में क्या होता है कि जैसे अगर तीन चीज़ें अगर हमने मान लिया कि जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, तो दो चीज़ों का ग्रेडियंट होगा और एक प्रॉपर्टी होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे कि P और T को ले तो डेल P ओवर डेल T ये क्या हो गया, ये इसका ग्रेडियंट हो गया। और जो वॉल्यूम, जो तीसरी प्रॉपर्टी है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हम रख लेंगे। तो थर्मोडायनामिक रिलेशन में हमें यही देखना है कि अगर दो चीज़ें हैं उनका ग्रेडियंट और जो तीसरी प्रॉपर्टी जो भी बच रही है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक सबसे पहला जो रिलेशन है, यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले को लिखा हुआ है, उन फार्मूलों को ध्यान से देखना है और हमें याद करना है, ठीक। ये पहले से मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। आप एक बार इस फार्मूले को देखो। पहला फार्मूला जो है वो क्या कहता है कि यहाँ पे PVT है, PVT है, क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। तो डेल P ओवर डेल V, ये वॉल्यूम यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, डेल P ओवर डेल V, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आप कह सकते हो सफिक्स में जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो T जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसी तरीके से जब PV को हमने ले लिया, T कांस्टेंट ले लिया, अब क्या करेंगे हम, T और P को ले लिया, T और P को जब लेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसी तरीके से V और T को जब लेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, -1 आएगी। ये तो सबसे पहला रिलेशन हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, फर्स्ट रिलेशन आप कह सकते हो, फर्स्ट रिलेशन। तो क्या है कि दो चीज़ों का ग्रेडियंट, तीसरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। फिर दो का ग्रेडियंट, तीसरी कांस्टेंट, दो का ग्रेडियंट, तीसरी कांस्टेंट, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। अब एक फॉर्मूला आता है, आप कह सकते हो जो थर्मोडायनामिक रिलेशन ही इसको कहते हैं। थर्मोडायनामिक रिलेशन में जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है, यहाँ पे 4 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, ठीक। 1 2 3 4 करके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसको आपको याद करना है। और इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही ईजी ट्रिक है, वो आप एक बार इसको देखना। सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है TPSV। ये कौन से साइड चलेगा, आप कह सकते हो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। TPSV आपने लिखा इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फर्स्ट थिंग आपको यही करना है, TPSV लिख देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से चलना है इस तरीके से, इस तरीके से। TPSV लिखा तो T से स्टार्ट कर दिया आपने, तो डेल T ओवर डेल P, फिर नीचे एंट्रोपी S। इसी तरीके से अब क्या करोगे, यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हुई, अब इसको क्या करोगे, इस साइड से ले लोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल V ओवर डेल S एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये पहला फॉर्मूला निकल के आया, ये आप डायरेक्शन ध्यान रखना कि TPSV लिखना है, T से शुरू करोगे आप इधर, और फिर जब S पे ख़त्म हो रहा है तो दूसरी साइड से दूसरे डायरेक्शन में। इसी तरीके से क्या करना है, जब आप यहाँ से शुरू करो, अब क्या करना है, PT से इन्होंने शुरू किया है, P से शुरू करो, ये P और T इस तरीके से। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अलग कलर से मैं दिखा देती हूँ। ये क्या बना यहाँ पे, डेल P ओवर डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसी तरीके से ये क्या बच रहा है, यहाँ से आप ले आओ डेल S
डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये दोनों फार्मूले इससे बन गए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर से TPSV लिखना है। अब जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे आपने TPSV यहाँ से शुरू किया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप क्या करोगे, TPSV लिख लोगे, T से एंटी क्लॉकवाइज आप जब स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, डेल T ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू, अब क्या करोगे, इधर P के इधर से दूसरी डायरेक्शन में डेल P ओवर डेल S माइनस का साइन हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फर्स्ट वाला जब हम करेंगे तो फर्स्ट वाले में हमेशा पॉजिटिव साइन लेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, हम माइनस साइन लेके चलते हैं। अब क्या करना है, डेल V ओवर डेल T, अब यहाँ से शुरू कर देंगे, डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेल S ओवर डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इस तरीके से। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई। तो हमने क्या देखा, TPSV का फॉर्मूला देखा और इनको किस तरीके से लिखते हैं वो चीज़ हमने देख ली। अब उस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। एक आती है एंट्रोपी की इक्वेशन आती है, एक आती है इंटरनल एनर्जी की, और एक एंथैल्पी की इक्वेशन आती है, जो कि जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर मान लो हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पे चेंज इन प्रेशर या चेंज इन टेम्परेचर दे दिया आपको, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे दिया है, हाँ, CV की वैल्यू दे दी है, DT की वैल्यू दे दी है, और ये क्या कह सकते हैं आप, टेम्परेचर की वैल्यू दी है, और बोल दिया यहाँ पे आप DS की वैल्यू निकालो, मतलब चेंज इन एंट्रोपी निकालो। तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला सीधे सीधे से ये होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, जो TDS इक्वेशन होती है, पहली TDS इक्वेशन क्या होती है, TDS इज इक्वल्स टू du प्लस PdV, और सेकेंड TDS इक्वेशन जो होती है dH माइनस VdP, ये सेकेंड TDS इक्वेशन होती है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशंस बनी है, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी TDS इक्वेशन है, इन्हीं इक्वेशन से बनी है। डेरिवेशन अभी हम फिलहाल नहीं देख रहे हैं, बस यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है कि ये इक्वेशन आने वाली है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्या लिखा है। TDS इज इक्वल टू CV dt प्लस T डेल P ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dV, और सेकेंड जो TDS इक्वेशन निकल के आई है वो है TDS इज इक्वल टू CP dt माइनस T डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू DP। ठीक, ये सेकेंड TDS इक्वेशन हो गई। अब इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, DU मतलब क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कुछ थर्मोडायनामिक रिलेशंस आपको दिए होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज दी होंगी, और आपको अगर पूछ लेता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला सीधा सीधा ये होता है, DU इज इक्वल टू CV dt प्लस T डेल P ओवर डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P dV। ठीक, इसी तरीके से चेंज इन एंथैल्पी की बात की जाए तो चेंज इन एंथैल्पी हमें पता है, हम उसे H से डिनोट करते हैं, तो DH इज इक्वल टू CP dt प्लस इन ब्रैकेट V माइनस T डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर DP। ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, इक्वेशन फॉर एंथैल्पी। तो थर्मोडायनामिक रिलेशन में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें मेन जो है, हमें इनमें फॉर्मूलों को ही पढ़ना है। हालांकि आप कह सकते हो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार वो सीधे सीधे फार्मूला ही पूछ लेते हैं कि क्या फार्मूला बन सकता है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक, तो अब ये जो है, ये ट्रिक TPSV की जो ट्रिक मैंने बताई है उसको ध्यान में रखना है। बाकी एक बार फार्मूला भी आप एक बार देख लेना इसको कि किस तरीके से चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं, एक टर्म आपने कभी सुना होगा जिसका नाम है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, या फिर उसको नहीं, एक्चुअली दो टर्म होते हैं, एक होता है कंप्रेसिबिलिटी और दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लिख देती हूँ यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, और दूसरी वैल्यू होती है, एक होती है कंप्रेसिबिलिटी। एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है कंप्रेसिबिलिटी। एक्सपेंशन मतलब किसी चीज़ को एक्सपैंड करना, तो उसके कोफिशिएंट के बारे में बात की जाए तो इसका क्या मतलब है, होता क्या है एक्चुअली।
इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या प्लॉट करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि थर्मोडायनामिक रिलेशन में हम क्या करेंगे, अगर दो चीज़ें हैं उनका एक ग्रेडियंट होता है, एक चीज़ जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब आप कह सकते हो कि स्लोप। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्लोप। अब स्लोप आप किस पे लेते हो, स्लोप आप एक्स और वाई एक्सिस पे ही तो ले सकते हो, एक्स और वाई एक्सिस पे जो इंक्लिनेशन होगा वही तो स्लोप होता है। तो ग्रेडियंट जो आएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का आएगा, ये बात तो समझ में आ रही होगी। लेकिन एक कांस्टेंट कोई ना कोई जो थर्ड रिलेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम टेम्परेचर हमने अगर यहाँ पे ले लिया है और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर को ड्रॉ करें तो कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से जाती है। ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। और यहाँ पे इसका जो ग्रेडियंट होगा या फिर आप कह सकते हो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप कुछ आपका आएगा, स्लोप आएगा डेल वी ओवर डेल टी, और प्रॉपर्टी कौन सी कांस्टेंट है, प्रेशर। तो ये क्या चीज़ निकल के आ गई, स्लोप। अब इस स्लोप को अगर हम 1 वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप कह सकते हैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, अगर इस प्रॉपर्टी को ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो गया, सॉरी ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के बारे में बात हो गई, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में दूसरा कुछ है, एक्चुअली मैं गलती से कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बोल गई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या हो गया, ये स्लोप इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो ये चीज़ जो होती है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो गया, तो इसको क्या करोगे, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्लोप तो आपने ये निकाल दिया, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको v से डिवाइड जब कर दोगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा, इस तरीके से ये वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू निकल आएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के लिए। करना क्या है, सबसे पहले वॉल्यूम और टेम्परेचर का स्लोप निकालना है, और किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। जब उसको v से डिवाइड कर दोगे या फिर 1/v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकल के आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कह दो या फिर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कह दो, बात एक ही है। अब दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के लिए ग्राफ को प्लॉट किया था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। और ये जो रिलेशन होता है, जैसे यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर पे किया है, यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर पे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। जब वॉल्यूम और प्रेशर पे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। वॉल्यूम टेम्परेचर क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर हमने ग्राफ प्लॉट किया है वॉल्यूम प्रेशर का, तो तीसरी चीज़ क्या बच रही है हमारे पास, टेम्परेचर बच रही है। तो जब तीसरी चीज़ जो बचेगी वही हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो वॉल्यूम और प्रेशर पर अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर को ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, कुछ इस तरीके के कर्व की लाइन आएगी। ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन। अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल पी, डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट माना हुआ है। अब इस चीज़ को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, इस चीज़ को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आ जाएगी आपकी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ये कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी चीज़ को कंप्रेस करना। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक, साइन जो आएगा वो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दो चीज़ों को देखा, एक तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू ये हो गई, और दूसरी वैल्यू हमने क्या देखी,
कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीन चीज़ों का खेल है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। प्रेशर को भी मेज़र कर सकते हैं, मेज़रिंग डिवाइसेस होते हैं प्रेशर को मेज़र करने के लिए। वॉल्यूम हम मेज़र कर सकते हैं, टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का कुछ रिलेशन होगा जिससे हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, एक्सपेंशन और कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए तीन चीज़ें ली हैं जो चीज़ें हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। तो अगर एक वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए बात की जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पे स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, प्रेशर, जो कि कांस्टेंट होगी। उसी तरीके से कंप्रेसिबिलिटी में दो चीज़ों को हम ड्रॉ करेंगे, वॉल्यूम और प्रेशर को, तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, उनका स्लोप निकालना है और 1/v से डिवाइड कर देना है, हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, जो हमें वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी। एक चीज़ बात यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि कंप्रेसिबिलिटी है तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन होगा। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। आज थर्मोडायनामिक रिलेशन में हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में कोशिश करूंगी कि थर्मोडायनामिक रिलेशन कंप्लीट हो जाए। उसमें है क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, और एक एंथैल्पी का है, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट जिसको कहते हैं, तो म्यू की वैल्यू वहाँ पे निकाली जाती है। वो चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। इजी चैप्टर है, एक्चुअली थोड़ा बोरिंग है ये, क्योंकि इसमें फॉर्मूले ज़्यादा है, ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। समझने वाली चीज़ सिर्फ इतनी थी कि इनमें रिलेशंस को निकालते हैं ताकि बाकी की वैल्यूज़ भी हम निकाल सकें। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट तो है। इम्पॉर्टेंट मानो तो हर एक चीज़ है, नहीं है तो इसलिए आप एक बार देख लेना इसको, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।